नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। गोवा में बीजेपी द्वारा पणजी से टिकट नहीं देने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा कि वो इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बता दें, पणजी मनोहर पर्रिकर की सीट रही है, लेकिन इस पर उनके बेटे को टिकट देने से बीजेपी ने इनकार कर दिया। उत्पल पर्रिकर ने कहा कि समय आ गया है कि वो अपने मूल्यों के लिए कुछ स्टैंड लें। बता दें, जब उत्पल पर्रिकर को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उनको आम आदमी पार्टी में शामिल होने और उनके टिकट पर लड़ने का ट्विटर से ही ऑफर दिया। इससे पहले संजय राउत भी कह चुके हैं कि अगर उत्पल को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो विपक्ष उनको समर्थन देगा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने आगामी गोवा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा कि वो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के उस बयान से सहमत हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर गोवा में बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राउत ने बताया कि शिवसेना ने कांग्रेस के सामने एनसीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ मिलकर चुनाव से पहले गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया। राउत ने ये सब बातें 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद पणजी में पत्रकारों से कही। इस सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। प्रियंका गांधी से सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि यूपी में आपको मेरे चेहरे के अलावा कोई दिखता है क्या? हर जगह मेरा ही तो चेहरा है, जिसको माना गया कि प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि वो कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा होंगी। हालांकि अब उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने वो मजाकिया लहजे में कहा था, क्योंकि हर दूसरा सवाल उनसे यही होता है। उन्होंने कहा कि आप ये नहीं मान सकती कि मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री की उम्मीदवार होंगी। मैं कह रही हूँ कि मैं यूपी की महासचिव हूँ, यूपी की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इससे निपट रही हूँ। इसके अलावा प्रियंका ने यूपी में खुद चुनाव लड़ने की बात को खारिज नहीं किया और कहा कि मैं लड़ भी सकती हूँ। उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आखिरकार शुक्रवार को कांग्रेस में एंट्री मिल गई। हरक सिंह रावत के फिर से कांग्रेस में जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने उन्हें कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही थी। हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड में 2016 में हरीश रावत की तत्कालीन सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था और इसी वजह से हरीश रावत और हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के यहां ईडी द्वारा छापेमारी किए जाने के बाद केजरीवाल ने उन्हें बेईमान व्यक्त करार दिया, जिसके बाद चन्नी ने कहा कि केजरीवाल अब सारी हदें पार कर चुके हैं और इसलिए उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए कांग्रेस से इजाज़त मांगी है। चन्नी ने कहा कि केजरीवाल को दूसरे लोगों की छवि खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगाने की आदत है और पहले भी देखा गया है कि उन्होंने किस तरह से बाद में बीजेपी नेताओं नितिन गडकरी, अरुण जेटली और श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में यति नरसिंहानंद पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की अनुमति मिल गई है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में अदालत की मानहानि का आपराधिक मामला चलाने की इजाज़त दे दी। एक्टिविस्ट शशि नेल्ली ने इसको लेकर अनुमति मांगी थी। बता दें, नेल्ली ने अपनी याचिका में कहा था कि यति नरसिंहानंद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। संविधान इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। उसने कहा था कि जो लोग सिस्टम, इन राजनेताओं, सुप्रीम कोर्ट और फौज में यकीन रखते हैं, सबके सब कुत्ते की मौत मरेंगे। इन्हीं बयानों के आधार पर नरसिंहानंद के खिलाफ अदालत की मानहानि का आपराधिक मामला चलाया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र जारी किया। इसे भर्ती विधान नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा।
परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक तैनात होंगे। संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा। मल्लाहों और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति की अग्नि को शुक्रवार को बुझा दिया गया और अमर जवान ज्योति पर जल रही अग्नि को वॉर मेमोरियल की अग्नि के साथ मिला दिया गया। कहा गया है कि देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहले कोई वॉर मेमोरियल नहीं बनाया गया था, इसलिए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती थी। लेकिन अब शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल बन चुका है, तो अमर जवान ज्योति पर जल रही अग्नि को नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही अग्नि के साथ मिला दिया जाए। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति की अग्नि को बुझाने को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी मोदी सरकार को इसके लिए निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर कहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाना उन वीरों के साहस और बलिदान का अपमान है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वीरता के इतिहास को मिटाने की भाजपा इस साजिश को कोई देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। शहीदों के अपमान का मोदी सरकार का ये रवैया बहुत घृणित है। बता दें, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये अमर जवान ज्योति जलाई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। क्लब हाउस मोबाइल ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भी मुंबई पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई साइबर पुलिस ने एक महिला की शिकायत के बाद मामले को दर्ज करने के बाद कार्रवाई की। गिरफ्तार लोगों की पहचान मुंबई पुलिस ने आकाश, जैष्णव और यश पराशर के रूप में की है। लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 7 किसानों के खिलाफ 4 चार्जशीट स्थानीय अदालत में दायर की हैं। ये चार्जशीट एक ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में दायर की गई हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 किसान शामिल थे। इसके साथ ही एक ड्राइवर और बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की भीड़ ने जान ले ली थी। एक पत्रकार की भी मौत इस घटना में हुई थी। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। पहली एफआईआर जगजीत सिंह नाम के किसान और पत्रकार की मौत के मामले में दर्ज हुई थी, जिसमें आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और 15 से 20 अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। दूसरी एफआईआर बीजेपी के कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की ओर से बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की मौत के मामले में दर्ज की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के दौरान आज अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने जेनेवा में बैठक की। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने रूस के विदेश मंत्री लेवरोव को कुछ मुद्दों को लेकर स्पष्ट किया। ब्लिंकन ने कहा कि मैंने उनसे साफ कहा है कि अमेरिका और सहयोगी यूक्रेन के लोगों के अपने भविष्य खुद लिखने के संप्रभु अधिकार को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में कोई व्यापार की जगह नहीं है। बता दें, अमेरिका समेत नाटो देशों को डर सता रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। इसके लिए रूस ने सीमा पर हजारों की संख्या में सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि मास्को की सुरक्षा की मांगों पर बातचीत जारी रहेगी और अगले सप्ताह वॉशिंगटन से लिखित प्रतिक्रिया की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यूक्रेन पर भावनाएं शांत हो जाएंगी। उन्होंने रूस के दावे को दोहराया और कहा कि यूक्रेन को उनसे कोई खतरा नहीं है। रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करने वाला है। बता दें, रूस ने सीमा पर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं। साथ ही उसने सैनिकों को संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए बेलारूस भेजा है। बता दें, रूस चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाए और अपने इस पश्चिमी सैन्य गठबंधन का पूर्व की ओर विस्तार रोक दे। हालांकि नाटो देशों ने इन मांगों को खारिज कर दिया है। इसी के बाद से विवाद बढ़ गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।